starting the recording as well for you people. अच्छा पुत्र, तो जनरली जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है या व्हेन वी वांट टू इन्वेस्ट इन सम एसेट, तो हम क्या करते हैं, वी गो टू ए मार्केट, ठीक है, जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड होते हैं। तो वो मार्केट्स जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड हो उन्हें हम फाइनेंशियल मार्केट्स बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल मार्केट्स में अगेन कुछ मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स हैं, लाइक जिस तरह से हमारे पास इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लाइक हमारी स्टॉक मार्केट उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, कुछ मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड या सेंट्रल लोकेशन पे नहीं होती, ठीक है। लाइक इफ आई वांट टू लाइक बाय ए प्लॉट या रियल एस्टेट में मैंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, तो आई कैन स्टिल डू इट। हालांकि कोई भी रियल एस्टेट मार्केट या कोई भी जमीन की या लैंड की मार्केट उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती फिर सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। तो ऐसी मार्केट्स क्या है, ऐसी मार्केट्स को डीलर बनाते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगह पे डीलर्स बैठे हुए और डीलर जहाँ पे बैठे हुए वहीं पे मार्केट उस तरह से अवेलेबल है, ठीक है। मतलब लाइक गुजरावाला में यू कैन बाय प्लॉट इन सिटी हाउसिंग, ठीक है। इसके अलावा भी गुजरावाला में जो है वो फजाइया है, वाबरा टाउन है, मतलब यू कैन इन्वेस्ट इन सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, अब वो ऑप्शन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी डीलर के पास जाके अवेल करेंगे। तो जहाँ पे डीलर्स इकट्ठे होकर बैठे हैं या अगर डीलर किसी चीज में ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल मार्केट्स हमारी और हमारी इकोनॉमी जो है वो आपस में टाइड है ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिंकेज है ये कैसे उस तरह से जो है वो क्रिएट हुआ है, या इस लिंकेज का आउटकम जो है वो क्या है। अब वैसी बात है, जनरली अगर हम बात करें तो हम जब किसी भी सोसाइटी को देखते हैं तो सोसाइटी में देयर आर टू सेगमेंट्स। एक हम कहते हैं पब्लिक सेगमेंट है, या पब्लिक है, नॉर्मल लोग हैं, उनका सेगमेंट है जिनको हम सेवर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा हमारे पास जो सेगमेंट है वो सेगमेंट हमारे पास है, मतलब ये पहला सेगमेंट पब्लिक सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट हमारे पास जो है वो बिजनेस सेगमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब पब्लिक का जो सेगमेंट है, दे सेव द मनी, ठीक है, और दे हैव द मनी, दे हैव मनी, ठीक है। तो ये सप्लाई द मनी, मतलब पब्लिक सेगमेंट जो है ये क्या करता है, पब्लिक सेगमेंट बेसिकली पैसे को सप्लाई करता है। बिजनेस सेगमेंट क्या करता है, बिजनेस सेगमेंट पैसे का को डिमांड करता होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का जो लिंकेज है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर इन दोनों के दरमियान यहाँ पे, अगर इन दोनों के दरमियान यहाँ पे मार्केट नहीं होगी ना, ठीक है, तो क्या होगा, इनका आपस में लिंकेज उस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। मतलब पब्लिक को अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, तो पब्लिक को पता नहीं होगा कि पैसे कहाँ जाके इन्वेस्ट करने हैं। बिजनेस को अगर पैसे चाहिए तो बिजनेस को नहीं पता होगा कि पैसे कहाँ से उसको जो है वो मिल सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली जो मार्केट्स है दे प्ले दिस रोल कि ये जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट करती हैं, ठीक है। पब्लिक के पास अगर रिसोर्सेज हैं, पैसा है, एसेट्स हैं, ठीक है, तो इन पैसों को पब्लिक इजीली इन्वेस्ट कर सकती है इन द बिजनेस थ्रू मार्केट, ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो रोल मार्केट प्ले करती है दैट इज इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है कि आप अगर फाइनेंशियल मार्केट में जाएं या किसी मार्केट में जाएं तो यू आर एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब सिंपली स्पीकिंग, अगर हम जनरली डिस्कस करें इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो हमारे पास एक ना टेस्ला है, ठीक है, टेस्ला का हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि टेस्ला की प्राइस जो है वो कैसे उस तरह से जो है वो मूव कर रही है, ओवर द ईयर कैसे मूव की है, ओवर द 5 ईयर कैसे मूव की है, ठीक है। इसी तरह से वी हैव फोर्ड मोटर कंपनी, ठीक है। तो फोर्ड मोटर कंपनी का भी वी कैन सी कि हमारी जो स्टॉक की प्राइस है वो 1 साल में कैसे मूव की है, वो 5 साल में उस तरह से जो है वो कैसे मूव की है जी टेस्ला फोर्ड मोटर की प्राइस, ठीक है। तो वी नो फ्रॉम दिस कि जो हमारे पास जो कंपनी है टेस्ला, तो टेस्ला का जो स्टॉक है, ठीक है, या टेस्ला हैज गॉट पोटेंशियल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फोर्ड की बात करें
तो फोर्ड का एज सच उतना पोटेंशियल नहीं है। तो इट इज इंफॉर्मेशन प्रिवियन ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट इस तरह से क्या होती है, मार्केट कम्युनिकेट कर रही होती है, ठीक हो गया। सेम चीज हम पाकिस्तान में भी जाके कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगेन वी कैन ऑब्टेन डेटा फ्रॉम डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक हो गया। तो ओवर द टाइम आई कैन लाइक मैं यहाँ पे ओजीडीसी, ठीक है, मैं ओजीडीसी को देख सकता हूँ, ठीक है। ओजीडीसी अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाए तो ओजीडीसी की प्राइस पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में आई कैन सी कि ओजीडीसी ने जो है वो क्या किया है, या ओजीडीसी जो है वो किस तरह से उस तरह से मूव की है। ओजीडीसी के अलावा अगेन टीआरजी एक कंपनी है, ठीक है, तो मैं टीआरजी को भी उस तरह से जो है वो देख सकता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली आई वुड बी एबल टू सी कि किस जगह पे या कहाँ पे पैसा फ्लोट कर रहा है। डेफिनेटली जिसकी प्राइस बढ़ रही होगी, पैसा क्या है वहां पे उस तरह से फ्लोट कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि मार्केट्स प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन। अब मार्केट्स जब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हैं तो इसका क्या फायदा होता है, यू आर एबल टू एलोकेट द कैपिटल टू मोस्ट एफिशिएंट यूज। मतलब अगेन आप इस टाइम अगर फोर्ड को पैसे देंगे तो हो सकता है कि फोर्ड उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन अगर आप जो है वो टेस्ला को पैसे देंगे तो टेस्ला डेफिनेटली उसको जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से पैसा इस्तेमाल करने की सलाहियत जो है वो रखती है कंपनी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली मार्केट्स हेल्प यू टू एलोकेट कैपिटल टू मोस्ट एफिशिएंट यूज, ठीक है। मतलब इससे ना पैसे जाया नहीं होंगे। इससे ऑब्वियस सी बात है कि जब पैसे जाया नहीं होंगे तो जब पैसा एलोकेट होगा, आपकी एफिशिएंट एलोकेशन अगर होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोसाइटी है, ठीक है, आपकी सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि मार्केट्स आपको हेल्प कर रही हैं टू अंडरस्टैंड, टू सी कि कहाँ पे पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट्स जब आपको हेल्प करेंगी तो आप क्या करेंगे, आप पैसे को उस जगह पे फ्लोट करेंगे जहां पे उसका सही इस्तेमाल होगा। उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस तरह से हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा डेफिनेटली जो मार्केट्स हैं दे अलाउ यू टू टाइम योर कंजम्पशन। अब टाइम योर कंजम्पशन से मुराद ये है कि डेफिनेटली दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेवर्स, दे आर डिफरेंट। हम कहते हैं कि देयर इज वन इन्वेस्टर हु हैज लॉन्ग टर्म होरिजन, ठीक है। मतलब ये इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल है जिसके पास पैसा है। मतलब सपोज मैं कहता हूँ कि ये इंडिविजुअल ना, इसकी एज है कोई लाइक 30 इयर्स, ठीक है, ही इज अर्निंग गुड, ठीक है, एंड ही डज नॉट नीड कैश मच फ्रॉम, he does not need cash back from investment, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा इन्वेस्टर है who has short term horizon, ठीक है। इसकी जो एज है दैट इज सपोज 65, ठीक है, he is retired, ठीक है, एंड नीड कैश बैक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो दो किस्म के इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास सपोज, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेटली मार्केट क्या करती है, मार्केट इन दोनों इन्वेस्टर्स को इनकी कंजम्पशन टाइम जो है वो कराती है। मतलब सिंपली अगर आपका हॉरिजन लॉन्ग टर्म है तो यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट और इन द इन्वेस्टमेंट जो कि आपको ज्यादा पैसे ज्यादा कमा के देगी इन द फ्यूचर, नॉट इन द प्रेजेंट। मतलब सिंपली ये जो इंडिविजुअल है लॉन्ग टर्म होरिजन वाला, ये क्या कर सकता है, ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग रन में ग्रो करेगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो शॉर्ट टर्म होरिजन वाला इन्वेस्टर है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये विल इन्वेस्ट इन द स्टॉक जो कि कैश प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये अगेन लिक्विड स्टॉक्स में उस तरह से जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, जो कि विद रेगुलर स्ट्रीम ऑफ कैश, ठीक हो गया। तो ये इंडिविजुअल वहां पे इन्वेस्ट करेगा।
अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि इफ आई वांट टू लाइक मैं 10 साल के लिए सेव करना चाहता हूँ, मैं 5 साल के लिए सेव करना चाहता हूँ, मैं 20 साल के लिए सेव करना चाहता हूँ, तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स मुझे ना डिफरेंट ऑप्शन देती हैं कि अच्छा जी ठीक है, अगर आपने मोस्ट लिक्विड इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, आपने लेस लिक्विड इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, आपने मीडियम टर्म की जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बॉन्ड बॉन्ड वगैरह में उस तरह से इन्वेस्ट है वो कर दो। तो यू आर एबल टू टाइम योर कंजम्पशन। कंजम्पशन से मुराद हमें यह है कि हमें पैसा कब चाहिए इस्तेमाल इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो अगर तो हमें पैसा फौरन ही चाहिए या जल्दी चाहिए तो विल गो फॉर द लिक्विड इन्वेस्टमेंट। अगर हमें पैसा जो है वो कुछ अरसे के बाद चाहिए तो विल गो फॉर रिलेटिवली illiquid investment in this context। तो मार्केट्स क्या करती हैं? मार्केट्स अलाउ यू टू टाइम योर कंजम्पशन, कि आप जो है वो अगेन द थिंग इज कि अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और आपको ये पैसा वापस कब चाहिए फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। ठीक हो गया। थर्ड इज एलोकेशन ऑफ रिस्क। तो अगेन द थिंग इज कि मार्केट क्या करती है? मार्केट आपको आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, और देयर वुड बी सर्टेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे? दे वुड वांट रिस्की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दे विल नॉट रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इन्वेस्टर जो हैं दे विल वांट सिक्योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेकिन इसका जो है वो रिटर्न क्या होता है? वो कम होता है। मतलब लास्टली हमने जो है वो पढ़ा, बेसिकली रिक्वायर्ड डेट के दो कंपोनेंट हैं, इसमें जो रिस्क प्रीमियम का कंपोनेंट है ये यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप ज्यादा रिस्क की जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज्यादा रेट रिक्वायर कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा कमा के दे रही होगी, तभी आप जो है वो वहां पे इन्वेस्ट जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जो है वो कम रिस्क टॉलरेंस आपकी है तो यू वुड सीक एन इन्वेस्टमेंट जिसका रिस्क जो है वो कम होगा। तो सिंपली इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स यू कैन गो फॉर द स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट जनरली सबसे ज्यादा उस तरह से रिस्की जो है वो कंसिडर की जाती है, ठीक है। अगर आप जो है वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यू कैन गो इन मरकज कौमी बचत, तो यू कैन गो इन ए बैंक एंड आस्क दैट बैंक कि मैं पैसे जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो बैंक जो है वो आपकी कन्वीनियंस के लिहाज से आपकी शॉर्ट रन या लॉन्ग रन जितनी भी आपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे वो आपको जो है वो ऑप्शन उस तरह से जो है प्रोवाइड कर देगा। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स अलाउ यू टू एलोकेट द रिस्क, ठीक है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ पैसे रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर दें और कुछ पैसे लेस रिस्की एसेट में उस तरह से जो है वो इन्वेस्ट कर दें। कुछ पैसे आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि इनकम प्रोवाइड कर रहा हो, कुछ पैसे आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि ग्रोथ के चांसेस जो है वो अच्छे हैं, ठीक हो गया। तो जनरली स्पीकिंग हमारी जो एलोकेशन ऑफ रिस्क है, ठीक है, तो ये अगेन द थिंग इज कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है कि इसके बाद अगर हम कंपनीज की बात करें तो मार्केट्स आल्सो अलाउ फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब अगेन द थिंग इज कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आ जाता है। मतलब मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, लेकिन मैं उन पैसों को इन्वेस्ट करके पैसे उनसे कमाने की एबिलिटी नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास पैसे जरूर है, ठीक है, लेकिन मेरे पास मैनेजरियल एबिलिटीज नहीं है, मैं उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अगर कोई कंपनी खड़ी करूँ तो हो सकता है कि वो कंपनी डूब जाए। तो मार्केट्स क्या करती हैं? मार्केट्स अलाउ यू कि पैसा किसी का होता है और मैनेजर कोई और होता है, ठीक है। जितनी भी हमारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें पैसा इन्वेस्टर का है, लेकिन मैनेजर्स जो है वो क्या है? मैनेजर्स अगेन द थिंग इज कि दे आर नॉट इन्वेस्टर्स, ठीक है। और मैनेजर सिर्फ मैनेज कर रहे होते हैं, दे आर प्रोफेशनल पीपल हु हैव एबिलिटीज टू रन ए कंपनी, ठीक है। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? इससे होता है कि आपकी कंपनी जो है वो ना स्टेबल रहती है, मतलब इट इज अ मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगेन द थिंग इज कि इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर चला जाता है, ठीक है, लेकिन अगेन द थिंग इज कंपनी रिमेन्स द सेम। उसको चलाने वाले लोग जो है वो क्या होते हैं? दे रिमेन द सेम। वरना अगेन द थिंग इज कि अगर आपका पैसा हो, आप ही कंपनी चला भी रहे होते, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको एक इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं आई, आप उसे बेचना चाह रहे होंगे, तो एक तो बिकेगी नहीं प्रॉपरली, ठीक है। दूसरा अगेन द थिंग इज कि वहां पे इशू ये होगा
कि आप अगर सपोज से बेच भी लेते हैं तो मैनेजर चेंज हो जाएगा, जब मैनेजर चेंज हो जाएगा कंपनी हो सकता है कि फिर चले, ये कंपनी उस तरह से ना चले। तो अगेन अगर हम कॉरपोरेशन की बात करें तो कॉरपोरेशन इज ए मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक हो गया, इसमें ओनर में चेंज, ओनर कैन चेंज बट मैनेजमेंट रिमेन्स द सेम। लेकिन इससे एक मसला आता है, इससे एजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है। अब एजेंसी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा पैसा, मैं मैनेजर हूँ, मेरा पैसा नहीं है, तो मेरा पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पैसे को जाया करूंगा। ठीक है, तो आई विल बी इन्वॉल्व इन द वेस्टफुल बिहेवियर, या फिर मैं ओवर इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं भी करनी होगी मैं वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि मुझे वहां, चाहे मुझे वहां से ज्यादा रिटर्न ना आ रहा हो, क्योंकि मैंने कंपनी के मालिकों को ग्रोथ दिखानी है। या जनरली अगर मेरे अंडर ज्यादा बड़ी कंपनी है, ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, तो मेरी पावर में इजाफा होगा। तो या तो मैं ओवर इन्वेस्टमेंट करूंगा या फिर मैं पैसे को जाया करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर तरीका है कि हम क्या करते हैं, वी जनरली ट्राई टू अलाइन कंपनसेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम मैनेजर को कहते हैं कि भाई आप अगर स्टॉक प्राइस को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको हम इतने पैसे जो है वो देंगे, या आपको बोनस मिलेगा, या आपको स्टॉक ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, आप मैनेजर को क्या करते हो, उसको स्टॉक्स दे देते हो, क्योंकि अगेन द थिंग इज कि अगर उसे आपने स्टॉक दे दिया तो मेहनत करेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगी तो उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। दूसरा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली आर मॉनिटरिंग द मैनेजमेंट एंड देयर बिहेवियर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जितने भी बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से उस तरह से जो है वो आपके हो रहे होते हैं अब तक। ठीक हो गया, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर द इन्वेस्टर्स व्हिच आर बिग इन्वेस्टर्स, मतलब सपोज मैं कहता हूँ कि अगर कोई बैंक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलेंगे। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है जब वो आता है तो ज्यादा सारी इन्वेस्टमेंट लाता है, वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक नुमाइंदा भी उस तरह से जो है उठाने की एबिलिटी रखता है, तो जनरली आपकी मॉनिटरिंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक हो गया, क्योंकि जो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है, उसको पता होता है कि कंपनी जो है वो कैसे चलाई जानी चाहिए। तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करता है, ये आपकी मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करता है जी। ठीक हो गया। अच्छा, लास्टली टेक ओवर, अगर आपकी कंपनी एफिशिएंट नहीं रहेगी तो कंपनी, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू गिर जाएगी। जब उसकी वैल्यू गिरेगी तो वो कंपनी सस्ती हो जाएगी मार्केट में। जब वो कंपनी सस्ती हो जाएगी तो वो कंपनी खरीद ली जाएगी, जिसको हम टेक ओवर बोलते हैं। तो टेक ओवर से बचने के लिए भी मैनेजर समटाइम्स क्या करते हैं, दे मतलब अगर मार्केट में टेक ओवर्स हो रहे हैं, मतलब मार्केट इज एक्टिव फॉर टेक ओवर्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एजेंसी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। मतलब ऑटोमेटिकली मैनेजर मेहनत करेगा ताकि उसको कोई टेक ओवर उस तरह से ना कर सके कंपनी को, क्योंकि कंपनी के टेक ओवर करने के बाद जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कंपनी को टेक ओवर किया जाए तो मैनेजर्स लूज देयर जॉब। ठीक हो गया जी। अच्छा, लास्टली अब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट एथिक्स में अगेन द थिंग इज कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, दैट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। मतलब सिंपली कंपनी कैसे रन कर रही है उसको हम जनरल एक बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कि कंपनी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है, कंपनी स्टेक होल्डर्स का ख्याल रख रही है, कंपनी शेयर होल्डर्स से झूठ तो नहीं बोल रही, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफेयर्स हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगेन एजेंसी इशू हमने इसको ऊपर जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो एजेंसी इशू में एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट में देयर इज फ्रॉड इन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। ठीक है, मतलब होता क्या है कि मैनेजर्स जो है वो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, वो प्रॉपरली सही तरह से प्रॉफिट कमा नहीं रहे होते, लेकिन प्रॉफिट जो एनुअल स्टेटमेंट में है वो प्रॉफिट दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आउटराइट फ्रॉड है। दुनिया में इस तरह के काफी ज्यादा सारे केसेस जो है वो हो चुके हैं। स्पेसिफिकली जो दुनिया की सबसे बड़ा फ्रॉड या सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल है, दैट इज एनरॉन। एनरॉन एक एनर्जी कंपनी थी और उसके मैनेजर्स ने काफी साल तक, 2 3 4 साल तक जो है वो अपने शेयर होल्डर से झूठ बोला। एक्चुअली में वो कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे थे, लेकिन वो प्रॉफिट शो कर रहे थे अपनी एनुअल स्टेटमेंट में।
तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो कंपनी डूब गई। विद इन 1 डे वो कंपनी जो है वो बैठ गई थी। एनरॉन है, इसी तरह से वर्ल्डकॉम है, इसी तरह से इंडिया में भी कुछ कंपनीज़ हैं, लाइक सत्य विजय नाम नाम की कंपनी है। तो देयर आर सो मेनी कंपनीज़ जो कि इन्वॉल्व होती हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में। तो यू नीड टू वॉच आउट दैट कि कंपनी जो है वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रही। दूसरा पुत्र एनालिस्ट रिपोर्ट। अब एनालिस्ट में रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो ना सिर्फ हम मार्केट इन्फॉर्मेशन देखते हैं बल्कि हम एक्सपर्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। तो मार्केट्स में एनालिस्ट होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि उन्होंने कुछ 3 4 5 स्टॉक्स पकड़े होते हैं और वो इन 3 4 5 स्टॉक्स को क्या कर रहे होते हैं, वो उनको एनालाइज कर रहे होते हैं प्रॉपर्ली। ठीक हो गया। अच्छा, तो वो अगर उन्हें एनालाइज कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दे नीड इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं दे प्रोवाइड देम प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। मतलब वो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अगेंस्ट एनालिस्ट जो है वो उनकी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स मैनेजर्स जो हैं दे आर एबल टू ऑब्टेन गुड रिपोर्टिंग, गुड रेटिंग फ्रॉम एनालिस्ट। ठीक है, हालांकि उनकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो यू नीड टू बी एज ए इन्वेस्टर, यू नीड टू बी कॉशियस अबाउट दैट कि एक जो एनालिस्ट है वो किस तरह से जो है वो कंपनी को रेट जो है वो कर रहा है। तो आपको खुद भी डेटा कलेक्ट करना है और एनालिस्ट को भी देखना है। अल्टीमेटली एनालिस्ट को देखना आपका टाइम जरूर बचा देगा, आपको डेटा नहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको उस डेटा को एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो है वो अपना एनालिसिस जो होगा दैट विल बी अ बिट मोर रिलायबल। ठीक है। तो लास्ट इज द रोल ऑफ ऑडिटर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर आर ऑडिटर्स, मतलब एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट एक्सटर्नल ऑडिट एनुअली। मतलब हर साल जो है वो आप अपनी एनुअल रिपोर्ट्स का ऑडिट कराते हो। तो ऑडिटर जो है दे हेल्प यू टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस या रिड्यूस एजेंसी प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो पुत्र यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो आप लोग मुझसे डिस्कस जो है वो कर लें। चलें जी, नहीं है इशू कोई? आई होप। चलें जी, दैट्स गुड। अच्छा पुत्र, लाइक नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज द इन्वेस्टमेंट। हमने ना जनरल एक देख लिया। वी नाउ नो कि देयर आर फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं, वी सी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और उसके बाद लास्टली हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे ऑपरेट करती हैं इकोनॉमी में, मतलब कैसे हेल्प करती हैं इकोनॉमी को, लोगों को। अच्छा, अब ना हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है डेफिनेटली उसको थोड़ा सा हमें देखना है। तो देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। एक तो ये है कि हम ना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में वी नीड टू डिसाइड कि हमने किस एसेट में पैसे एलोकेट करने हैं। मतलब हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे ऑप्शंस देखे थे कि फिक्स इनकम ऑप्शन है हमारे पास, इसमें डेट सिक्योरिटीज़ मौजूद है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बॉन्ड में शॉर्ट टर्म भी है, मतलब जो फिक्स इनकम में शॉर्ट टर्म भी है, मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल मार्केट है, लॉन्ग टर्म में। फिर आपके पास इक्विटी है। अब इक्विटी में भी यू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। आप ग्रोथ स्टॉक आपके पास भी हो सकता है, आपके पास जो है वो इनकम स्टॉक भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास ज्यादा रिस्की स्टॉक हो सकता है, आपके पास कम रिस्की स्टॉक हो सकता है। फिर आप डेरिवेटिव में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये यू हैव गॉट ए लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि एक तो हमने एसेट को एलोकेट, किस एसेट में एलोकेशन करनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे करनी है जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब इट्स नॉट के लाइक आप बस अकड़ बकड़ बम्बे बो करके इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, यू नीड टू सी के बॉन्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका रिस्क रिटर्न और लिक्विडिटी कितनी है, रियल एस्टेट की रिस्क रिटर्न और लिक्विडिटी कितनी है, स्टॉक की रिस्क रिटर्न और लिक्विडिटी कितनी है। तो तीन चीजें हम देखते हैं, रिस्क,
रिटर्न और लिक्विडिटी। ठीक हो गया? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मेरे पास पैसे हैं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज के आई विल बी सीकिंग हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। ठीक हो गया? एंड ग्रोथ। तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि जब मैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखूंगा, तो आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी, क्योंकि मैंने लॉन्ग रन के लिए पैसे इन्वेस्ट है वो करने हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्लोड फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, या फिर आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है। कुछ लोगों की रिस्क टॉलरेंस जो है वो कम होती है, कुछ लोगों की रिस्क टॉलरेंस जो है वो अगेन क्या होता है कि वो ज्यादा होती है। ठीक हो गया? अच्छा, तो अल्टीमेटली सेकंड थिंग इज कि आई नीड टू चूज द सिक्योरिटी। ठीक है? अब अगेन मैंने डिसाइड कर लिया कि जी मैंने जी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है? अब स्टॉक में कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है? देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, देयर इज टेस्ला, देयर इज फोर्ड, देयर इज ओजीडीसी, देयर इज पीटीसीएल, देयर इज पीआईए। ठीक है? तो इन पाकिस्तान में भी 400-500 इन्वेस्टमेंट, 400-500 ऑप्शन आपके पास जो है वो मौजूद है। ठीक है? और पाकिस्तान के अलावा पूरी यू हैव थाउजेंड एंड इवन मिलियंस ऑफ ऑप्शंस, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली देयर आर टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस। एक तो ये है कि मैंने किस एसेट में इन्वेस्ट करना है, एंड सेकंड इज कि उस एसेट की फिर इंडिविजुअल किस सिक्योरिटी में मैंने जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो जनरली स्पीकिंग देयर आर टू अप्रोचेस। एक को हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। ठीक है? टॉप डाउन अप्रोच में वी स्टार्ट विद द एसेट एलोकेशन। ठीक है? मैं हम ये डिसाइड करते हैं कि जी मैंने इस एसेट में इन्वेस्ट पहले करना है। टॉप डाउन अप्रोच में जनरली प्रोसेस में कुछ इस तरह से चल रहा होता है। टॉप डाउन में अगेन सबसे पहले कंट्री, मतलब पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, हम एक कंट्री चूज करते हैं। सपोज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, यूके में इन्वेस्ट करना है, यूएसए में इन्वेस्ट करना है। और ये किस पे बेस कर रहा होता है? इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्रीडेंशियल्स। मतलब हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, उस कंट्री के जनरल आउटलुक देखते हैं। मतलब सपोज हम कहते हैं कि हम जी चाइना में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट आउटलुक है दैट इज वेरी गुड। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, वी चूज एन इंडस्ट्री। ठीक हो गया? अब डेफिनेटली चाइना में जो है वहां पे सीमेंट इंडस्ट्री भी होगी, वहां पे अगेन द थिंग इज वहां पे शुगर इंडस्ट्री भी होगी, वहां पे जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी होगी, वहां पे आईटी इंडस्ट्री भी होगी। ठीक है? तो इट इज बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। ठीक हो गया? अब सपोज आई वांट टू इन्वेस्ट इन आईटी इंडस्ट्री। ठीक है? अब तीसरे नंबर पे व्हाट यू डू, यू चूज ए स्टॉक। ठीक हो गया? अब यू चूज ए स्टॉक रेफरेंटली फॉर इट्स relative effectiveness। मतलब सिंपली इंडस्ट्री में हो सकता है कि 100, 200, 250 स्टॉक्स हो। ठीक है? अब आप उसमें से देखेंगे कि आपके रिस्क रिटर्न और लिक्विडिटी के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपको सूट करता है। ठीक हो गया? तो ये ना टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन ये टॉप डाउन अप्रोच सिर्फ और सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में है? ये सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में है कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि मैंने स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है? अच्छा, तो टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल से शुरू होते हैं और इन्वेस्टमेंट तक जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने ये डिसाइड ही नहीं किया कि अगेन द थिंग इज कि आपने जो है वो किस एसेट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है? अब अगेन द थिंग इज कि टॉप डाउन अप्रोच में आप फिर पहले एसेट डिसाइड करते हो। ठीक है? आप पहले एसेट डिसाइड करोगे कि मैंने जी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है? और सिंपली आप अगर सपोज मैं पाकिस्तान में हूँ, तो पाकिस्तान में वी डोंट हैव इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बट अगर आप इंटरनेशनल चीजों में इन्वेस्ट करना चाहें, तो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन आप लोकल चीजों में इन्वेस्ट बड़ी इजीली कर सकते हैं।
तो लोकली यू नो कि देयर इज रियल एस्टेट, देयर आर स्टॉक्स, देयर आर बैंक्स। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिसाइड करोगे कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक हो गया, मतलब पहले एसेट एलोकेशन को डिसाइड करोगे और उसके बाद फिर सिक्योरिटी सिलेक्शन पे जाओगे। ठीक है, तो पहले आप डिसाइड करोगे कि अच्छा जी ठीक है, मैंने जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। अब रियल एस्टेट में अगेन द थिंग इज कि आपके पास गुजरांवाला में आपके पास वाबड़ा टाउन है, आपके पास जो है वो फजाइया हाउसिंग है, आपके पास जो है वो सिटी हाउसिंग है। ठीक है, तो आप फिर डिसाइड करेंगे कि आपने किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाना है, डिपेंडिंग अपॉन के जहाँ पे आपके जो है वो ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा, आप डेफिनेटली वहीं पे उस तरह से इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बॉटम अप अप्रोच भी है। बॉटम अप अप्रोच में वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही सिक्योरिटी को जो है वो उस तरह से कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब सिंपली मैं डायरेक्ट ही ना सिटी हाउसिंग को चूज कर लूंगा। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन के रियल एस्टेट मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है, स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है। तो मैं विदाउट एनीथिंग व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। ठीक है, मैं पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि मैं ना जो शेल है ना, शेल पेट्रोलियम, मैं उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लूंगा। मैं कुछ भी नहीं देखूंगा कि उसकी इंडस्ट्री कौन सी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, बॉन्ड मार्केट का आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब मैं सिंपली उस सिक्योरिटी को देख रहा हूँ डायरेक्टली। तो इट इज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच में वी स्टार्ट विद द सिक्योरिटी सिलेक्शन, और उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योरिटी जो है इस इकोनॉमी में, इस कंट्री में कैसे और कितना जो है वो परफॉर्म जो है वो करेगी। ठीक हो गया पुत्र। तो यहाँ तक कोई अगर इशू है आपको तो यू कैन आस्क मी। सर ये जो अप्रोचेज है, हाँ पुत्र। इनमें हम पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं ना, टॉप डाउन अप्रोच में? पुत्र डेफिनेटली देखो, पोर्टफोलियो अगेन द थिंग इज कि पोर्टफोलियो इज ए सेपरेट थिंग। ठीक है, सेपरेट कैसे है पोर्टफोलियो, देखो आपका ना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। अब आपने अपने इन्वेस्टमेंट के मामला जो है ना वो देखने हैं। अच्छा, अब उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के मामला में अगर आप चीजें देखेंगे तो वहां पे पोर्टफोलियो इज टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क। लेकिन पोर्टफोलियो में यूं नहीं होगा कि आपने ना बस आपने इकट्ठा ही डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब पोर्टफोलियो में आपने ना चुन चुन के इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, मतलब आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी करना है, आपने हो सकता है कि आपने जो है वो स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना है, हो सकता है कि आपने हो सकता है कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है। अब अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में तो फिर क्या होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में यू कैन यूज आइदर ऑफ द अप्रोच। ठीक है, आप इनमें से कोई भी अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन में ये भी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप टॉप डाउन अप्रोच से करो, मतलब पहले इकोनॉमी देखो, फिर कंट्री देखो, फिर सेक्टर देखो, फिर इंडिविजुअल कंपनी देखो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप बॉटम अप से कुछ दूसरी जो है वो बॉटम अप से करें। ठीक है, तो आपको लगे कि जी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा लुक्रेटिव है, आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट हो करना। तो अगेन द थिंग इज ये मामला तो आप किसी तरह से चलते हैं। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज ए सेपरेट थिंग। ठीक है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को इसके साथ उस तरह से कंफ्यूज ना करो। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमने ना जब इंडिविजुअल सिक्योरिटी चूज करनी है या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट चूज करनी है तो हाउ कैन वी चूज दैट। अब मैंने पोर्टफोलियो में मेरी 5 इन्वेस्टमेंट्स है, तो 5 इन्वेस्टमेंट जब मैं चूज करूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 5 इन्वेस्टमेंट्स मेरी एक के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट मैंने चूज करनी है, तो मैं अलग अलग ही चूज करूंगा। तो अलग अलग चूज करूंगा तो मैं कोई भी अप्रोच इनमें से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक ठीक है सर। ठीक हो गया। यस सर। चलो जी, दैट्स गुड। अच्छा जी,
तो उधर नेक्स्ट इज डेफिनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट की जो कम्पिटिटिवनेस क्या है वो क्या है। अच्छा जी अब मार्केट्स की जो है वो मार्केट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जब हमने इन्वेस्ट करना होता है तो डेफिनेटली द थिंग इज कि हमने मार्केट्स के थ्रू या मार्केट्स में ही उस तरह से इन्वेस्ट जो है वो करना होता है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले वी नीड टू लाइक सी कि मार्केट्स जो है ना, तो मार्केट्स आर कंपेटिटिव। अच्छा, कंपेटिटिव से हमारी मुराद क्या है? कंपेटिटिव से हमारी मुराद ये है कि मार्केट्स में ना परफेक्ट कंपटीशन की फिजा है। मतलब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में ना एक टर्म पढ़ी होगी कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक हो गया। या मार्केट्स जो है परफेक्ट होती हैं। अब परफेक्ट मार्केट में क्या है? परफेक्ट मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि देयर आर ए लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। मतलब आप क्या करेंगे, बायर और सेलर की मिकदार काफी ज्यादा सारी होनी चाहिए। अगर बायर और सेलर की मिकदार ज्यादा नहीं होगी, तो अगर सेलर कम होंगे तो डेफिनेटली फिर वो क्या करेंगे, वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे या वो अपनी मर्जी चलाएंगे। अगर बायर कम होंगे तो वो अपनी मर्जी पे फिर उस तरह से जो है वो बाय करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बायर और सेलर के अलावा जनरली मार्केट में एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एनीबडी कैन एंटर द मार्केट एंड एनीबडी कैन एग्जिट द मार्केट। मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी एंट्री और एग्जिट पे, ठीक हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एंट्री और एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा कि लोग फिर स्टक हो जाएंगे, ठीक है। जब लोग स्टक होंगे तो मार्केट लिक्विड नहीं रहेगी उस तरह से। तीसरी चीज ये है कि एवरीबडी हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब ये नहीं होगा कि बायर के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, सेलर के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट लोगों के पास जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो एवरीबडी वुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पूरी हो जाए ना, तो मार्केट्स कंपैरेटिव होती हैं। तो सबसे ज्यादा या जनरली हम बोलते हैं कि जो बेस्ट मार्केट है ना, जो कि सबसे ज्यादा कंपैरेटिव है हर कॉन्टेक्स्ट में, वो ना स्टॉक मार्केट होती है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट इज एग्जांपल ऑफ द बेस्ट फंक्शनिंग मार्केट, क्योंकि देखिए आप वहां पे बायर और सेलर काफी ज्यादा सारे होते हैं, ठीक हो गया। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। एवरीबडी कैन ऑब्टेन द सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने स्टॉक मार्केट की साइट पे जाना है, कंपनी की साइट पे भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो एवरीबडी हैज एवरीबडी हैज और एवरीबडी कैन ऑब्टेन द सेम इंफॉर्मेशन विद लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। मतलब आप सिंपली, मैं यहाँ पे बैठ के ना अगर गूगल करूँ ना, तो आई कैन ऑब्टेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। मैं उनकी एनुअल रिपोर्ट भी ले सकता हूँ ऑनलाइन, मैं उनकी स्टॉक प्राइस भी देख सकता हूँ, मैं उनके प्राइस के ट्रेंड भी देख सकता हूँ, और विदाउट एनी पेइंग एनी कॉस्ट मैं जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे एंट्री और एग्जिट का बैरियर नहीं है। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट निकाल लूँगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या है, इन्वेस्टमेंट कर दूँगा जी, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि मार्केट्स आर कंपैरेटिव, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या हैं, हम एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं। तो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक एक ये भी होती है कि वहाँ पे जो प्राइसेज़ होती हैं ना, वो प्राइसेज़ को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं, जैसे शुगर मार्केट है हमारी,
हमारा शुगर सेक्टर है ना, तो शुगर सेक्टर में क्योंकि कुछ सेलर्स हैं, मतलब सेलर्स या ओलिगोपोली है बेसिकली शुगर सेक्टर, जिसमें बड़े बड़े कुछ प्लेयर्स हैं, और वो बड़े बड़े कुछ प्लेयर्स मिल के क्या करते हैं, वो प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्योंकि कंपेटिटिव होती है, यहाँ पे बायर भी काफी ज्यादा सारे होते हैं, सेलर भी काफी ज्यादा सारे होते हैं, और ऑप्शंस भी काफी सारी होती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली यार कंपैरेटिव, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ना फ्रॉड नहीं कर सकता कोई बंदा दूसरे के साथ, मतलब कोई बंदा दूसरे को फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं जी मैं महंगी बेचूंगा चीज, जो चीज जितने की है वो चीज उतने की ही बिकेगी, ठीक हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट्स में अगेन द थिंग इज कि रूल इज कि देयर इज ए रिस्क इन रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क इन रिटर्न ट्रेड ऑफ से हमारी मुराद ये है कि इफ यू वांट टू अर्न एक्स्ट्रा रिस्क एक्स्ट्रा रिटर्न, यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा रिस्क। मतलब जब तक आप एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेंगे, आपको एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा जी, ठीक है। तो इट इज एन ओल्ड, लाइक आप कह लो कि इट इज एन ओल्ड कंसेप्शन, ठीक है, इट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्शन, ठीक हो गया। तो ये जो ओल्ड कंसेप्शन आपका है, ठीक है, इट इज के रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ है कि अगर आपने ज्यादा रिस्क लेना है, ज्यादा रिटर्न आपको जो है उस तरह से मिलेगा या आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इट इज द गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का ये रूल जो है ये चलता ही चलता है, मतलब इस रूल के बगैर यू डोंट गो इनटू इन्वेस्टमेंट। तो यू नीड टू कंसीडर दैट कि अगर आपको जो है वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो आप उसके लिए ज्यादा रिटर्न जो है वो डिमांड करेंगे। अगर आपको जो है वो एक कम रिस्की इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो आप उसके लिए जो है वो कम रिटर्न को उस तरह से जो है वो डिमांड करेंगे, ठीक हो गया। मतलब ये दो पॉइंट्स क्लियर है। हाँ जी, वो क्लियर है, वो जाग रहे हो। अच्छा, मतलब मार्केट्स कंपेटिटिव होने से एज सच जो इनहेरेंट रिस्क है ना किसी भी सिक्योरिटी का, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कंपेटिटिव होने से आपका जो मार्केट का या फ्रॉड होने का रिस्क है ना, उससे फर्क पड़ता है बस। सिंपली देखो, रिस्क इज अबाउट कि कंपनी कमाएगी या कंपनी नहीं कमाएगी, उसका फाइनेंशियल मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब टेस्ला जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगी, वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, उसका जो रियल एसेट की मार्केट है वहां से ताल्लुक है, उसका फाइनेंशियल मार्केट से ताल्लुक नहीं है। तो जनरली स्पीकिंग जो बिजनेस रिस्क है किसी भी कंपनी का, वो उस कंपनी का इनहेरेंट रिस्क है, उसका फाइनेंशियल मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट हाँ ये जरूर करती है कि आपका जो फ्रॉड का रिस्क है, ठीक है, वो थोड़ा सा मिनिमाइज आपका जो है वो कर देती है, या आपकी लिक्विडिटी को जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर देती है। तो जो आपका लिक्विडिटी का रिस्क है वो रिड्यूस कर देती है फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक हो गया जी। अच्छा पुत्र, नेक्स्ट इज मार्केट्स आर एफिशिएंट। अब उधर एफिशिएंसी क्या है? अगर आपकी मार्केट कंपेटिटिव होगी ना, तो आपकी मार्केट जो है वो देयर आर चांसेस कि आपकी मार्केट एफिशिएंट भी होगी। अच्छा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अच्छा, अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी ये कहती है कि प्राइसेस इन द मार्केट
आर एफिशिएंट। अच्छा, अब बाय दिस एफिशिएंसी मतलब प्राइसेस एफिशिएंट कब होंगी, ठीक है, व्हेन दे आर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज फेयर। मतलब सिंपली स्पीकिंग क्या हो रहा होगा, मतलब इट्स अबाउट सिंपली उधर थ्योरी और हाइपोथेसिस जो है ना, जनरली जो थ्योरी होती है और हाइपोथेसिस होता है, बोथ आर द सेम थिंग। आप ना हाइपोथेसिस थ्योरी में से ड्रा करते हैं, ठीक है, मतलब थ्योरी आप कह लो कि थोड़ी सी ज्यादा डिटेल होती है और हाइपोथेसिस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक होता है। तो इसको हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, इसको हम थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थ्योरी मतलब ये थ्योरी है कहती है कि प्राइसेस एफिशिएंट हैं। एफिशिएंट से मुराद ये है कि कंपनी की जो मार्केट में प्राइस चल रही है ना, दैट इज फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज अफेयर, ठीक है। और कंपनी के अफेयर कौन से वाले, फ्यूचर आउटलुक उसकी। मतलब सिंपली स्पीकिंग अगर एक कंपनी फ्यूचर में ज्यादा अर्न करेगी, मतलब सिंपली स्पीकिंग हम कहते हैं कि हमने मतलब इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज की वैल्यू जो है ना, तो वैल्यू कहां से आती है, वैल्यू बेसिकली फाइनेंस में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। और सिंपली हम क्या करते हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट की जितने भी फ्यूचर में उसने कमा के हमें देना होता है ना, हम उसके कैश फ्लोज को लेते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास उसकी आज वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो जनरली स्पीकिंग जो ये थ्योरी जो है ये फार्मा ने प्रेजेंट की थी जी, एंगवन एफ फार्मा, ठीक हो गया। तो फार्मा साहब जो हैं, फार्मा इज प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो में प्रोफेसर है, एंड ही हैज वॉन नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर दिस थ्योरी एज वेल इन 2013। अच्छा, अभी थ्योरी ये कहती है कि जो कंपनीज मार्केट में ट्रेड हो रही होती है ना, उनकी प्राइस एफिशिएंट होती है, मतलब उनकी प्राइस फेयर होती है, ठीक हो गया। मतलब सिंपली स्पीकिंग वो प्राइस ना इस रूल पे डिटरमिन हो रही होती है, इस रूल पे डिटरमिन हो रही होती है। मतलब सिंपली स्पीकिंग हम ये कहते हैं कि मार्केट में सपोज हम ये कहते हैं कि एक जो है ना स्टॉक, ठीक है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है या इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल देते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू मतलब इस स्टॉक को कितने का होना चाहिए, वो है 50 रुपए, ठीक है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि ये जो स्टॉक है ना, ये ट्रेड भी 50 का हो रहा होगा, ट्रेडिंग एट 50। ये नहीं हो सकता कि ये जो है वो 52 या 48 पे चला जाए, मतलब इनके मुताबिक ये नहीं हो सकता, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक आपने स्टॉक मार्केट में जब भी आप जाते हो तो आपको जो प्राइस मिल रही होती है ना, दैट इज फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, अब फेयर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन। मतलब मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, ऑल पार्टिसिपेंट्स हैव सेम इंफॉर्मेशन। तो सबके पास क्या है, एक जैसी इंफॉर्मेशन है। सबको पता है कि पास्ट में इसकी प्राइसेस क्या थी, सबको पता है कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो है वो क्या बता रही है, सबको पता है कि एनालिस्ट क्या कह रहा है कंपनी के बारे में, ठीक है, सबको पता है कि इकोनॉमी किस साइड पे जा रही है। मतलब एवरीबडी हैज सेम इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो थ्योरी ये कहती है कि जब सबके पास सेम इंफॉर्मेशन होगी ना, तो जब वो स्टॉक को एवेल्युएट करेंगे ना, एवेल्युएशन, ठीक है, तो एवेल्युएशन विल यील्ड सेम रिजल्ट्स। मतलब हर किसी के पास ना
इस स्टॉक की वैल्यू क्या आ रही होगी, इस स्टॉक की वैल्यू आ रही होगी कि स्टॉक की वैल्यू 50 रुपए। अच्छा, अब देखो मार्केट में या तो बायर है या फिर सेलर है। बायर को भी पता है कि ये चीज 50 रुपए की है, सेलर को भी पता है कि ये चीज 50 रुपए की है, और बायर्स भी काफी सारे हैं और सेलर्स भी काफी सारे हैं। तो क्या होगा, बायर इसको ना वुड नॉट परचेज अबव 50। बायर को पता है कि 50 रुपए की चीज है, तो बायर इसको 50 रुपए से ज्यादा की नहीं खरीदेगा। और सेलर क्या है, सेलर को भी पता है कि ये 50 रुपए की चीज है, तो सेलर वुड नॉट सेल बिलो 50। तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्राइस विल रिमेन एट 50। तो ये प्राइस जो इसका एक्चुअल असल लेवल है वहीं पे रहेगी, ना उससे ज्यादा जाएगी ना उससे कम जाएगी। तो मार्केट एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में इट इज सेड कि all relevant information is quickly and efficiently if reflected in stock prices। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है, लोग क्या करते हैं, उसको रीअसेस करते हैं। जैसे ही वो उसको रीअसेस करते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये है कि वो इंफॉर्मेशन फिर वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे ही सपोज हम कहते हैं कि कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया, ठीक है, हम कहते हैं जी कोविड-19 आया। अब कोविड-19 आया तो इट वाज अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन। देखो हमारा KSE 100 इंडेक्स अगर हम देखें ना, ठीक है, KSE 100 इंडेक्स, तो आपको देखो यहाँ पे ना हमारी जनरली 2019 के एंड पे हमारी जो है ना प्राइस वाज मतलब KSE 100 इंडेक्स वाज इम्प्रूविंग। तो हमारा जो है ना ये क्या है, ये इससे पहले जो है वो 28,000 तक गया था, और 28,000 के बाद ये कहाँ पे चला गया था, ये हमारा जो है वो जनवरी में, ठीक है, ये 43,000 पे चला गया था। अच्छा, अब जनवरी में ना कोविड-19 की न्यूज आनी शुरू हुई, तो क्या हुआ, लोगों ने ना इसको रीअसेस करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता 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 से जैसे ही लॉकडाउन वाली स्टोरियां जो है वो चली, आपकी मार्केट जो है वो बिलो लोएस्ट लेवल पे 27,000 पे चली। मतलब अगेन साल के शुरू में मार्केट वाज ऑन 42-43,000, ठीक है, और अगेन द थिंग इज कि 2 महीनों के बाद मार्केट कहाँ पे चलेगी, मार्केट जो है वो 27,000 पे चलेगी। इसी तरह से आप अगर सपोज इंटरनेशनल इंडेक्स देखें, ठीक है, ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, ठीक है, ये अमेरिका का इंडेक्स है, ठीक है, इसको देखें तो आपका एक साल में या अगेन द थिंग इज कि आप अगर पिछले 5 साल में उस तरह से जो है इसको देखें तो यू वुड सी कि इट वाज इंक्रीजिंग स्टेडली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये देखो फरवरी में जाके वहां पे भी कोविड-19 के मामला जो है वो शुरू हुए, ठीक है, तो आपका जो है ये स्टॉक मार्च में 19,000 पे गिर गया। मतलब कहाँ पे था ये 29,000 पे था, और ये 19,000 पे गिर गया। मतलब आपकी वैल्यू 33% तकरीबन आपकी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन कर गई, 33 से 35%, और ये 2-3 मंथ में। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी मार्केट में, वो क्विकली ना प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह से हम सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं, लाइक अमेजोन, ठीक है। अब अमेजोन जैसे ही पेंडेमिक आई, लोग घरों में कन्फाइन हो गए, तो लोग जब घरों में कन्फाइन हुए, ठीक है, तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि देखो अपना बड़ा क्लियर यहाँ पे ट्रेंड है कि फरवरी में जो है प्राइस जो चल रही थी ना फरवरी के शुरू में, दैट वाज 2134, ठीक है। और पिछले साल फरवरी में, एक साल पहले, पेंडेमिक आने से थोड़ा सा पैनिक हुआ, ठीक है, प्राइस नीचे गई मार्च के एंड तक, 1900 तक गई प्राइस इसकी, या 1800 कुछ तक गई प्राइस। और उसके बाद देखो कि प्राइस में काफी ज्यादा सारा इजाफा हुआ, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि पेंडेमिक में अब ना ये अमेजोन ही चलेगा, या पेंडेमिक में हम ऑनलाइन बाइंग करेंगे। तो अल्टीमेटली इनकी प्रॉफिट्स जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में इजाफा लोगों को लगा कि होगा, तो इन लोगों ने क्या किया, इसकी स्टॉक की वैल्यू फिर आज जो है वो 3,362 पे है। मतलब पेंडेमिक से पहले 2,000 पे थी, ठीक है, पेंडेमिक के दौरान ये थोड़ी सी गिरी, ठीक है, $300 गिरी, 1785 पे चलेगी, और उसके बाद अब ये 3,000 पे है। मतलब अगर हम पोस्ट पेंडेमिक और आज का देखें
तो ओवर द टाइम इसकी प्राइस में तकरीबन 33% का इजाफा या 50% का इजाफा हुआ, मतलब 100 रुपए की चीज 150 रुपए की हो गई है एक साल के अंदर अंदर। ठीक हो गया जी। तो अगेन द थिंग इज के मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि सारी की सारी जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं, सारी की सारी जो प्राइसिंग है वो इन्फॉर्मेशन की बेस पे चल रही होती है, और जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो जल्दी से जल्दी स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जितनी भी मार्केट में अगेन द थिंग इज के प्राइसेस चल रही होती हैं, दीज आर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज अफेयर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ना 3 एस्पेक्ट्स हैं या इसकी 3 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी आप कह दें। पहली है आपकी वीक फर्म एफिशिएंसी। अब वीक फर्म एफिशिएंट मार्केट कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ पास्ट वॉल्यूम और प्राइसेस की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सिंपली कल अगर प्राइस जो है वो 50 रुपए थी ना, तो आज भी प्राइस 50 रुपए होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये सिंपली द थिंग इज के वीक फर्म एफिशिएंसी है कि इसमें पास्ट वॉल्यूम और प्राइसेस की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है, और जितनी भी आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं प्राइसेस की, दीज आर रैंडम। मतलब सिंपली जो वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट है, वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, इसको हम ना ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस फॉलो ए रैंडम वॉक। अब रैंडम वॉक से मुराद क्या है कि देयर इज नो ट्रेंड, ट्रेंड नहीं है। मतलब ये नहीं हो सकता कि कल प्राइस बढ़ी है तो आज भी प्राइस बढ़ेगी, आज प्राइस बढ़ी है तो अगले दिन भी प्राइस बढ़ेगी। तो देयर विल बी नो ट्रेंड इन मार्केट प्राइसेस। मतलब यूं नहीं होगा प्राइस बढ़ रही है तो बढ़ती जा रही है विदाउट एनी रीजन, गिरती है तो गिरी जा रही है विदाउट एनी रीजन। तो ये थ्योरी ये कहती है कि यू कांट प्रिडिक्ट द प्राइसेस। मतलब आप ये नहीं देख के, मतलब पिछले दिन की प्राइसेस को देख के ये नहीं कह सकते कि अगले दिन भी प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राइसेस चेंज बिकॉज ऑफ अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्राइसेस कब चेंज होंगी? जब कोई नई इंफॉर्मेशन मार्केट में आएगी, और नई इंफॉर्मेशन मार्केट में रेगुलरली नहीं आती। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन अराइव्स रैंडमली। कभी अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी, कभी बुरी इंफॉर्मेशन आएगी, कभी 10 दिन के बाद इंफॉर्मेशन आएगी, कभी 5 दिन के बाद इंफॉर्मेशन आएगी। तो अगेन द थिंग इज कि जब इंफॉर्मेशन रैंडमली आएगी तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि आपकी प्राइस भी रैंडम मूवमेंट पे जाएगी, मतलब ट्रेंड नहीं होगा उसमें भी। ठीक है, तो वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट में प्राइसेस फॉलो ए रैंडम वॉक। ठीक है, मतलब उसमें पास्ट वॉल्यूम और प्राइसेस की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और बाकी मार्केट जो है वो रैंडमली मूव उस तरह से जो है वो कर रही होती है। तो यू कांट प्रिडिक्ट द स्टॉक प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारा फॉर्म जो है दैट इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। अब सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मतलब सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में क्या है इसमें पास्ट वॉल्यूम एंड प्राइसेस की इंफॉर्मेशन प्लस इसमें अगेन आपकी जितनी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है। पब्लिक इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के प्रीवियस रिकॉर्ड्स, कंपनी के ट्रेंड्स, कंपनी की न्यूज, कंपनी के जो भी मामला है, मतलब जो भी न्यूज पब्लिकली अवेलेबल है, दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइसेस। ठीक है, मतलब तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके मतलब जब सबके पास वो इंफॉर्मेशन है तो नो बडी कैन गेन फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन। सपोज मतलब यूं नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन आई और उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ मैंने इस्तेमाल करके प्रॉफिट जो है कमा लिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन आएगी वो सबके लिए सेम आएगी, तो जैसे इंफॉर्मेशन आएगी प्राइस ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी। लास्ट इज सेमी स्ट्रॉन्ग के बाद जो है आपकी वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी है। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी आपकी क्या है कि ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड। मतलब आपकी जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है उसमें क्या है, जितने भी पास्ट वॉल्यूम एंड प्राइसेस है
उनकी इंफॉर्मेशन प्लस पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड प्लस प्राइवेट इंफॉर्मेशन। प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक के पास नहीं होती, जो कि मैनेजर्स के पास होती है। ठीक है, अब इनके मुताबिक, मतलब इस थ्योरी के मुताबिक, अगर वो इंफॉर्मेशन दुनिया में किसी एक भी बंदे के पास है ना, तो फिर भी ना वो इंफॉर्मेशन स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ना हमारे यहाँ पे लोकली ना आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि जहांगीर तरीन साहब जो है ना, ठीक है, ही वाज इन्वॉल्व इन इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब ये जो नाहल हुए हैं ना जहांगीर तरीन साहब, ये इस इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से हुए। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग ये होती है कि जो इनसाइडर है ना, कंपनी का इनसाइडर जो इनसाइड बैठा हुआ है, ही हैज इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक के पास समटाइम्स नहीं होती। अब जहांगीर तरीन साहब के पास देयर वाज सम इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जैसे ही मार्केट में जाती तो मार्केट उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती। मैं सपोज मैं कहता हूं कि जी मैं जी मेरी एक कंपनी है और मैंने ना कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, अब आई एम एम्प्लॉई ऑफ कंपनी, आई एम सीईओ ऑफ ए कंपनी, आई एम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मुझे पता लग गया है कि जी मैंने इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन अभी ये मैंने न्यूज पब्लिक नहीं की। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कंपनी के कुछ लोगों के पास है। अच्छा, और कंपनी का स्टॉक जो है ना, वो सपोज हम कहते हैं कि वो ट्रेड हो रहा है 50 का, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास सुपीरियर इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन ना 2 दिन के बाद मैंने अनाउंस करनी है। तो मैं आज क्या करूं, मैं आज स्टॉक खरीद लूं, ठीक है, परचेज स्टॉक एट 50, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं स्टॉक खरीद लूं ना, आज 50 रुपए में मैंने स्टॉक खरीद लिया। 2 दिन के बाद इंफॉर्मेशन रिलीज हुई, तो जैसे ही 2 दिन के बाद इंफॉर्मेशन आई, स्टॉक प्राइस बढ़ गई। स्टॉक प्राइस क्या होगी? स्टॉक प्राइस इंक्रीज कर गई टू, सपोज हम कहते हैं कि 70, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने स्टॉक क्या किया था, मैंने 50 का खरीदा था एंड आई सेल इट एट 70, तो मेरा जो है वो प्रॉफिट आ गया 20 का। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये रिस्क फ्री प्रॉफिट है। और ये क्यों है? क्योंकि यू हैड प्राइवेट इंफॉर्मेशन, मतलब आपके पास जो है वो प्राइवेट या इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो है वो थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली द थिंग इज कि आपका जो है वो प्रॉफिट जो है वो आपने बनाया। अब ये थ्योरी ये कहती है कि इनएफिशिएंट मार्केट इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये थ्योरी ये कहती है कि चाहे वो इंफॉर्मेशन प्राइवेट थी, तब भी वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक हो गया। तो इस थ्योरी के मुताबिक यू कांट मेक मनी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे, आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो इस थ्योरी के मुताबिक इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन एविडेंस हमें ये बताती है कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और लोग इससे प्रॉफिट भी कमाते हैं। पाकिस्तान में भी इमन जहांगीर तरीन साहब ने यही काम जो है वो किया था कि इन्हें पता था कि कोई इंफॉर्मेशन थी इनके पास, इन्होंने स्टॉक खरीद लिया अपने माली के नाम पे, और अल्टीमेटली जब वो प्राइसेस जो है वो बढ़ी तो उन्होंने उस स्टॉक को बेच दिया जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज कि इसीलिए ये एक थ्योरी है। अब इस थ्योरी को हम पूरी तरह प्रूव भी नहीं कर सके और पूरी तरह निगेट भी नहीं कर सके, ठीक है। अब इस थ्योरी का जो दूसरी साइड है, मतलब जो इस थ्योरी को नहीं मानते या जो इस थ्योरी पे एतराज उठाते हैं, वो लोग बिहेवियरल फाइनेंस वाले, ठीक हो गया जी। बिहेवियरल फाइनेंस, इनका जो मेन इंडिविजुअल है दैट इज शिलर, ठीक है। शिलर इज एम्प्लॉयड इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसको भी 2013 में
नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स मिला हुआ है सेम काम पे। मतलब एक थ्योरी ये कहती है कि मार्केट्स आर एफिशिएंट, ठीक है, उसको भी नोबेल प्राइज मिला, और दूसरा ये कहता है कि नहीं मार्केट में मसले भी होते हैं, उसको भी नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज कि जो शिलर है, शिलर ये कहता है कि प्राइसेस एट टाइम्स, प्राइसेस आर नॉट एफिशिएंट इन मार्केट। मतलब सिंपली इसके मुताबिक अगर जो इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 50 है ना, एक्चुअल वैल्यू उसकी 50 होनी चाहिए, तो इट कैन मूव टू लाइक 52, 55, 48, 40 एनीवेयर। मतलब अगेन द थिंग इज कि इसके मुताबिक लोगों का बिहेवियर जो है वो क्या है, वो आपका जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी रिफ्ट क्रिएट करता है। तो अगर लोगों के पास इवन सेम इंफॉर्मेशन भी हो तो लोग उन इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करते, लोग समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लोग समटाइम्स हर्ड मेंटेलिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो देखा देखी एक दूसरे के पीछे जो है इन्वेस्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक लोगों का मूड, लोगों का जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, ये उनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, और प्राइसेस जो अपनी एक्चुअल वैल्यू है उससे ऊपर या नीचे चली जाती है, ठीक हो गया। तो ये होता है मार्केट में। मतलब अगर आप जनरली उस तरह से जो है वो देखें तो दुनिया में जो लास्ट क्राइसिस आया था वो आया था 2007 में ठीक है। तो वो 2007 का क्राइसिस अगर आप देखें तो जनरली स्पीकिंग आपको वो क्लियरली बड़ी इंडिकेशन मिलती है कि प्राइसेस वर 13,000 डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और ये गिर गई थी जी 7,000 पे विदाउट एनी रीजन, ठीक है। इसके अलावा भी इनके पास काफी ज्यादा सारी एविडेंस है जो कि ये दिखाती है कि लोग जो है वो मार्केट एफिशिएंट नहीं होती। मतलब इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टडीज है। जब ये कहते हैं कि इवन आपका जो वेदर है ना उसका आपकी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होता है, आपका सनशाइन का इफेक्ट होता है, आपका पोल्यूशन का इफेक्ट होता है, ठीक है। आप अगर ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन है, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एक रीसेंट स्टडी है वो कहता है कि म्यूजिक का इफेक्ट होता है स्टॉक प्राइस पे, ठीक हो गया। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज के वेदर का, सनशाइन का, पोल्यूशन का। और इवन वो कहते हैं कि जो मून साइकिल्स है ना उनका इम्पैक्ट होता है। जो स्पोर्ट्स के रिजल्ट्स हैं, पाकिस्तान इंडिया से जीत गया तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव साइड में मूव करेगी, पाकिस्तान इंडिया से हार गया तो स्टॉक मार्केट जो है वो नेगेटिव साइड पे मूव करेगी। तो अगेन द थिंग, इवन स्पोर्ट रिजल्ट जो है आपके उनका भी स्टॉक मार्केट पे उस तरह से जो है इफेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट किया हुआ लोगों ने। अब देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज एज वेल जिसमें अगेन इन चीजों का इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, दीज आर नॉट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन इनका जो है स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट किया हुआ है। खैर, अच्छा, तो सिंपली स्पीकिंग मतलब कि मोस्टली वी सी के मार्केट्स ब्रॉडली एफिशिएंसी की पैराडाइम में थोड़ा सा बिहेव करती हैं। तो जनरली स्पीकिंग इफ मार्केट्स आर एफिशिएंट तो आपको ना पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्टिवली इन्वेस्ट सिंपली नहीं करना चाहिए। एक्टिव इन्वेस्टमेंट ये है कि मैं ना प्राइस डिफरेंशियल्स को देखूं। मतलब एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? एक्टिव इन्वेस्टमेंट is based on the thinking कि prices are not efficient, ठीक है। मतलब there is under pricing और ओवर प्राइसिंग इन द मार्केट। अच्छा, अब सिंपली स्पीकिंग, अब अगर मैं ये कहता हूँ ना कि मार्केट एफिशिएंट नहीं है और मार्केट में अंडर प्राइसिंग या ओवर प्राइसिंग है, तो मुझे क्या करना है? आई जस्ट नीड टू लोकेट सिक्योरिटी विद अंडर प्राइसिंग। मतलब अंडर प्राइसिंग में बात यह है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू थी उस सिक्योरिटी की 40 और ट्रेड वो कर रही है ट्रेडिंग एट 32। ये क्या है? ये अंडर प्राइसिंग है। अब मुझे पता है कि एक चीज की वैल्यू 40 रुपए है
और वो 32 रुपए की मार्केट में बिक रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज वेरी इजी फॉर मी, मैं उसको 32 पे खरीद लूँ। अब जैसे ही उसकी अपनी एक्चुअल वैल्यू पे सिक्योरिटी की वैल्यू आए, मैं उसे 40 पे बेच दूँ, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर सपोज एक्चुअल वैल्यू इज 40, ठीक है, लेकिन वो सिक्योरिटी जो है ना दैट इज ट्रेडिंग एट 45, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे ओवर प्राइसिंग। मतलब ये सिक्योरिटी जो है ना ये महंगी बिक रही है, तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस सिक्योरिटी को सेल कर देना चाहिए। तो अंडर प्राइसिंग में व्हाट आई विल डू, आई विल बाय दिस, ठीक है। ओवर प्राइसिंग में व्हाट आई विल डू, आई विल बाय दिस, और अंडर प्राइसिंग में व्हाट आई विल डू, आई विल सेल दिस, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो मामला आता है ना दोनों, ये आपके मामला जो है वो चलते हैं, ये मामला आपके जो है मामला उस तरह से चल रहे होते हैं। अच्छा, तो अब इस सूरत में आप एक्टिवली क्या करते हैं, यू ट्राई टू लोकेट द सिक्योरिटीज जो कि अंडर या ओवर प्राइस है, ताकि आप ज्यादा पैसे कमा सकें, ठीक है, और ये रिस्क फ्री आपका रिटर्न होता है। सिंपली स्पीकिंग, आपको क्योंकि ये पता है कि ये फॉर द टाइम बिंग अंडर प्राइस्ड है, आपने इन्वेस्ट किया और पैसे कमा लिए, और आपको ये पता है कि ओवर प्राइस्ड है, तो आपने इन्वेस्ट किया और आपने पैसे आप जो है मिल गए। तो इन केस यू बिलीव के मार्केट्स आर इनएफिशिएंट, मार्केट में अंडर ओवर प्राइसिंग होती है, तो यू गो फॉर एक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग करेंगे, ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरा फिर पैसिव इन्वेस्टमेंट है। पैसिव इन्वेस्टमेंट में यू बिलीव के पैसिव इन्वेस्टमेंट में हम बिलीव करते हैं कि मार्केट्स प्राइसेस आर एफिशिएंट। तो प्राइसेस जब एफिशिएंट है तो देयर वुड बी नो अंडर एंड ओवर प्राइसिंग। जो 40 की सिक्योरिटी है वो 40 की बिक्री होगी, तो आप प्राइस डिफरेंशियल्स को जो है एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं, यू विल इन्वेस्ट फॉर रियल लॉन्ग रन कंसिडरेशंस। क्या आपको पता है कि टेस्ला ने ना लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप टेस्ला में इन्वेस्ट करोगे। आपको पता है कि पेंडेमिक के बाद जो है वो अमेजोन जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है, तो आप ना अमेजोन में इन्वेस्ट करोगे। मतलब यहाँ पे देखिए, आप ना यहाँ पे इन द एक्टिव इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ ना ओनली कंसीडरिंग प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, आप सिर्फ प्राइस देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एसेट की प्राइस कितनी है, बस। और जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, सॉरी पैसिव इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, यू सी लॉन्ग रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ रियल एसेट्स ऑफ फर्म, कि एक कंपनी कितना कमाएगी रियल एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, अपने रियल एसेट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो जनरली एफिशिएंट मार्केट कैपिटल थ्योरी ये कहती है कि यू कांट मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम प्राइस डिफरेंशियल्स, तो आपको क्या करना है, आपको पैसिवली इन्वेस्ट जो है वो करना चाहिए। लेकिन दुनिया में लोग एक्टिवली इन्वेस्ट भी करते हैं, कुछ लोग पैसिवली इन्वेस्ट भी करते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके बिलीव्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, लास्टली there is a thing कि markets are efficient because so many people think that they are not. जनरली जो नॉर्मल कंसेप्शन है इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर थिंक के मार्केट्स आर नॉट एफिशिएंट। अच्छा, जब लोग ये समझेंगे ना कि मार्केट्स एफिशिएंट नहीं है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल एक्टिवली ट्राई टू फाइंड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, जब वो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेल और परचेज करेंगे। जब वो सेल और परचेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड के मामला जो है वो बढ़ेंगे, डिमांड और सप्लाई के मामला उसी तरह से मूव करेंगे, और अगर कोई इस तरह की अंडर ओवर प्राइसिंग होगी भी ना, तो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी। सिंपली स्पीकिंग,
देखिए आपके पास भी सेम इंफॉर्मेशन है, बाकी लोगों के पास भी सेम इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आपको लगता है कि एक सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड है या और एक सिक्योरिटी अंडर प्राइस्ड है, ठीक है, और वो सिक्योरिटी ना बेसिकली है 40 की, लेकिन ट्रेड वो हो रही है एट 30। अब ये जो ये कहते हैं कि देखिए आपको अगर पता लग गया है, ठीक है, तो आपको कौन से सुख आपके पर लगेंगे, इस तरह से आपको पता लग गया है, इस तरह से बाकी लोगों को भी पता लग जाएगा। और डेफिनेटली दुनिया में आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा टेक्निकली साउंड, आपसे ज्यादा जो है वो क्रिएटिव लोग मौजूद हैं। तो जैसे कि अगर आपने अंडर प्राइसिंग फाइंड आउट कर लिया ना, तो बाकी लोगों ने भी अंडर प्राइसिंग फाइंड आउट कर ली होगी। अच्छा, तो सिंपली हम ये कहते हैं कि जो बायर है वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा टू बाय बिलो 40 से नीचे पे कहीं भी मिल जाए। और जो सेलर है ना, ठीक है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि नहीं जी मेरी चीज की वैल्यू 40 है, तो आई विल सेल एट 40। तो सिंपली स्पीकिंग दे से कि अगर सपोज एक सिक्योरिटी अंडर प्राइस भी है ना, तो उसकी फिर क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, वो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली अपने एक्चुअल लेवल पे जाके एडजस्ट जो है वो हो जाएगी। तो जनरली स्पीकिंग दे से कि मार्केट्स आर एफिशिएंट बिकॉज सो मेनी पीपल थिंक दैट दे आर नॉट। मतलब लोग क्या करते हैं, लोग कोशिश करते हैं मार्केट को बीट करने की, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अगर कोई आइडेंटिफाई कर भी लेता है तो उसकी एकदम से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस जो है वो वापस अपने एक्चुअल लेवल पे एडजस्ट हो जाती है। तो बुदर यहां तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो मुझे जी बता दे। चलें जी, आप लोगों के अगर नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है